वेलकम टू वर्दी वर्दी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा गवर्नर वाला पार्ट, एंटी डिफेक्शन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट केसेस। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे प्रेशर ग्रुप्स वगैरह और सिटीजनशिप के मेन मेन पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं आपके। और गवर्नर को भी हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर को भी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट टाइम एग्जाम में था। और उसके साथ ही हम लोग फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपका गवर्नर वाला पार्ट है। और इसके बाद सिटीजनशिप वाला एंग्लो इंडियन वगैरह क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है। फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, पार्ट 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो हम ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वाली सीरीज के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक है ये सेकंड लास्ट वीडियो टाइप की होगी पॉलिटी की, क्योंकि इसके बाद मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स लाऊंगा, जैसे सिर्फ प्रेसिडेंट और उसके साथ उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सिर्फ गवर्नर उसके क्वेश्चन पेपर, तो ऐसे करके हम पॉलिटी करेंगे। और उसके साथ ही हम नया भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आपको देखना है, आपको कुछ करना नहीं है, बस सुनना है, ठीक है। आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं उन नोट्स में इनको इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं बनाया आपने, तो इनको ही जो मैंने लिख रखा है इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट मैटर और पार्ट। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, मैंने आपको इतने बार बता दिया, संविधान बस एक किताब है। और उसमें लिख रखे हैं कि एक बेसिक कंट्री को कैसे गवर्न करना है, कैसे कंट्री चलनी चाहिए, उसके प्रेसिडेंट कैसा होगा, गवर्नर कैसा होगा, उसकी आर्मी फोर्सेस कैसी होंगी, उसमें सीबीआई वगैरह कैसी है ना। और लेजिस्लेचर कैसा है, एग्जीक्यूटिव कैसा है, जुडिशरी कैसी होगी, ए टू जेड सब कुछ कवर होगा। संविधान से देश चलेगा, ये संविधान है। तो उसको कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पार्ट्स क्या, कुछ हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, जिससे कि आपको पढ़ने और समझने में सहूलियत हो, आसानी हो, ठीक है। तो पार्ट वन जो है उसका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। आपको पता है कि यूनियन सेंटर जो है और उसकी टेरिटरी कितनी है, हमारा पूरा देश कितना कवर्ड है, ये पूरा पार्ट वन में कवर है। आपको आपने आर्टिकल 1 2 3 हमने कल देखे थे, पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के पास पावर है स्टेट को छोटा बड़ा करने का, स्टेट का नाम बदलने का, ऑल्टर करने का, ये सब। तो वो सब पार्ट वन के अंदर आता है। पार्ट टू है सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 से लेके आगे बढ़ता है ये, ठीक है। 5 सिटीजनशिप वगैरह के, 3 4 5 6 7 जितने भी टाइप की ये टाइप से आप नागरिकता ले सकते हैं भारत में, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। और सिटीजनशिप से एग्जाम सीरीज 2020 में 2 वाले में आ रखा है। तीसरा है फंडामेंटल राइट्स, जिसके लिए आप हर जगह इतना करते हो कि हमारे मूल अधिकार जो हमसे हनन की गए हैं, या फिर हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है ना, इन्फ्रिंज हो रहा है। तो आप इस पार्ट 3 में जाएंगे अपने फंडामेंटल राइट्स को देखने के लिए। अगर आपकी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि आपके देश को कैसा होना चाहिए, सोशल वेलफेयर स्टेट कैसा होना चाहिए आपका, पार्ट 4 में देखेंगे हमारा देश कैसा है। पार्ट 4 ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51 ए है, ठीक है। ये स्वर्ण सिंह कमेटी से आए थे, रशिया से हमने ले रखे हैं। तो ऐसे करके आपको लिंक करना है, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी देखते हैं आपको 51 ए आर्टिकल, उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी, रशिया, ये सब आपके दिमाग में अटैक होना चाहिए। क्यों, ये तब होगा जब हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करेंगे, यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट, घर बैठे बैठे एग्जाम निकलेगा सबका। बस आपको करना इतना है कि डेली जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसको देखना है। और जो बच्चे कहीं और तैयारी नहीं कर पा रहे, घर पे तैयारी कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं। पार्ट 5 में आपका है द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। जो सेंटर की जो गवर्नमेंट होगी, आपको सबको पता है कि इंडिया जो है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 बोलता है, ठीक है। तो इंडिया के साथ जो मेन यूनियन की पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके साथ साथ फेडरल स्टेट, क्वासी फेडरल भी है, यानी कि हर स्टेट की खुद की गवर्नमेंट भी है, खुद की गवर्नमेंट की पावर भी है। ऑब्वियसली यूनियन को सरपास नहीं कर सकते वो लॉज, लेकिन खुद की पावर यहाँ भी है। तो यूनियन गवर्नमेंट की जो भी है, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जुडिशरी, कैग वगैरह, ये सब आता है यूनियन गवर्नमेंट में। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में आता है एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट आ जाता है यूनियन में, ठीक है। 7 जो है डिलीट हो गया है, तो आप कमेंट करके बताइए पार्ट 7 में क्या था पहले। ऐसे आप अगर कमेंट एक बार कर लेंगे ना, कभी नहीं बोलेंगे। आप ये बस सोचिए किसी और ने कमेंट कर दिया तो मैं नहीं करता हूँ। आप करिए, आपको अपना एग्जाम निकालने से मतलब होना चाहिए। पार्ट 8 होता है द यूनियन टेरिटरी। भारत की पूरी जो अलग अलग, आपने देखा होगा अंडमान निकोबार कहाँ है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। और उसके अलावा अब हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि दमन दीव कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार कहाँ है, उसके बाद पौंडीचेरी कहाँ है, पुडुचेरी कहाँ है, ठीक है। तो वो भी इंडिया की ही कौन कौन से हिस्से में है, कहाँ है, क्या देखेंगे वो सब हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो पंचायत। आपको पता है कि 3 लेवल का होता है, हमने अभी हाल में ही पढ़ा है। ऐसी म्यूनिसिपैलिटी भी 3 लेवल का होता है। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत में बस डिफरेंस मेन पॉपुलेशन का होता है। पॉपुलेशन और किस टाइप का एग्रीकल्चर काम करते हैं, किस टाइप का काम करते हैं, नेचर ऑफ वर्क, और उसके अलावा कितनी पॉपुलेशन है, कितनी डेंसिटी है, ठीक है। उसके बेसिस पे ये म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत बनती है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने सहकारी समिति सबने सुना होगा, सुना है सहकारी समिति। यहाँ क्या होता है, कुछ लोग जैसे 10 लोग हैं, वो अपने आप में आपस में मिलके कुछ बिजनेस या फिर कुछ भी स्टार्ट करते हैं साथ में, जिससे कि मिडिल मैन को ही हटा देते हैं, खुद से सोचते हैं हम खुद से काम करेंगे। तो खुद के प्रॉफिट के लिए, देश के एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ये सब सोसाइटी है, इसको गवर्नमेंट इसीलिए बढ़ावा भी देती है।
आगे है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। आप सबको होता है अंडमान निकोबार में सेंट्रलीज ट्राइब है, ठीक है। तो वहाँ अगर वहाँ वहाँ कोई कोई आइलैंड ऐसे हैं वहाँ आपको जाना मना है, वहाँ आप जा ही नहीं सकते कभी, क्योंकि वो उनके जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको ट्राइब ट्राइब जो है वो खुद के वहाँ रहते हैं, उनके लिए कानून वगैरह सब कुछ यहाँ लागू नहीं होते, तो खुद के हिसाब से रहते हैं। अभी तक आपको पता होगा कि जो सेंटिनलीज में आपको बता रहा हूँ ट्राइब्स, ये अभी भी धनुष बाण वगैरह लेके चलते हैं। अभी हाल ही में एक और फॉरेनर वहाँ फंसा था, तो काफ़ी न्यूज़ में भी ये टॉपिक था। तो ट्राइबल एरियाज है, शेड्यूलर ट्राइबल एरियाज, इसकी इसको बढ़ाने घटाने की, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की पावर सिर्फ गवर्नर के पास होती है। तो गवर्नर मेक श्योर करते हैं कि जो हमारी ये वाली जनजाति है वो सही रहे, ठीक है, सेफ रहे, और इनको अलग से कुछ कुछ जगह में प्रेफरेंस मिले जिससे वो आगे बढ़े, अपने जीवन में खुश रहे। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स आपका पार्ट 11 में है, ठीक है। पार्ट 11 में क्या है आपका, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या रिलेशन होना चाहिए आपस में, कैसे एक साथ रह के तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, वरना आप देख लीजिए कहीं दूसरी गवर्नमेंट है, किसी कांग्रेस की सरकार है, यूनियन में बीजेपी सरकार है, अगर टस टस रहेगी तो कैसे चलेगा आगे बढ़ने के लिए, इसीलिए रीजन इंपॉर्टेंट है। और ये सारे रिलेशंस क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये पार्ट 11 में डिफाइंड है। पार्ट 12 आपका फिनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, ठीक है, पैसा को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, जमीन वमीन, केसेस, लॉज वगैरह जो भी ये सब कवर करती है, पार्ट 11 के अंदर ये सब आता है। ट्रेड, कॉमर्स इन इंडिया, ठीक है, ट्रेड, व्यापार वगैरह जितना भी है आपका, पार्ट 13 में आता है। पार्ट 14 कवर करता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। पार्ट 14 ए है ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स वगैरह जितने होते हैं अलग अलग, वो सब कवर करते हैं। आपको लगता होगा ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसे होता है, इसके अलावा भी अलग अलग ट्राइब्यूनल है। आर्म्ड फोर्स के अलग, एएफटी अलग होता है, आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल। ऐसे एनजीटी अलग होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये इन्वायरमेंट का देखता है, ये आर्म्ड फोर्सेस का देखते हैं। सीएटी एक होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है ये, सी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसमें सिर्फ जो सर्विस के मैटर्स होते हैं वो चलते हैं, सर्विस के मैटर्स, किसी को नौकरी से निकाल दिया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कवर हो रहा है। ऐसे होता है पीएसटी, पब्लिक सर्विस ट्राइब्यूनल्स। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 3 टाइप की कोर्ट नहीं होती हैं, अलग अलग कोर्ट चलती हैं, ये भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, लेकिन इसके अपील में सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ये इनकी अपने आप में कहीं सम्मान है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के ट्राइब्यूनल्स हैं, आपको बस एक नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की। पार्ट 15 में इलेक्शन है, आर्टिकल 324 से स्टार्ट होता है, पावर टू सुपरिटेंडेंट वाला जो क्लॉज है इससे स्टार्ट होता है, 354 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुरू होता है, ठीक है। पार्ट 16 है स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, अलग अलग प्रोविजंस क्या है कुछ कुछ क्लास के लिए, वो पार्ट 16 में डिफाइंड है। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज अभी है, इंग्लिश इसमें नहीं है, ये 2017 में सीएपी वाले एग्जाम में आपके आ रखा था। पार्ट 18 जो आपका इमरजेंसी प्रोविजंस, आपके रिसेंटली हमने क्वेश्चन पेपर में देखा था, उसमें स्टेट इमरजेंसी और हेल्थ इमरजेंसी और 4-5 इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी वगैरह जो था, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सब थे। तो उसमें हेल्थ इमरजेंसी ऐसी कोई इमरजेंसी होती नहीं है, कोरोना टाइम पे बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया था आपके एग्जाम में। तो आपको ऐसे तैयार करनी है कि मतलब हमेशा आपको याद रहे। अब मैंने इमरजेंसी देखती है क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, आप क्योंकि बार बार अगर उसे टच में रहोगे ना तो आपको भी याद रहेगा, इसलिए बार बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना है। मिसलिनियस यानी कि विविध, जितने भी बाकी आइटम्स इसमें कवर होते हैं। पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयरफॉर, ये आर्टिकल 368 से होता है। तो पार्ट 20 में ये चीज़ कवर है। कभी कभी सीधे पूछ लेता है आपको कि म्यूनिसपैलिटी कौन से पार्ट में है, ए में, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9 बी में, पंचायत 9 में। आपको ये ट्रिक खुद भी बना सकते हैं, या आप बार बार पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक पार्ट बना लीजिए, यूनियन एंड टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 5 पार्ट, 5-5 के जोड़े बना के आप याद कर सकते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं, ये अब बस आपको मैं बता रहा था मोटा मोटा इसके अंदर क्या क्या होता है, पार्ट्स में क्या है करके, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज अभी हमने पढ़ा, पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यहाँ देखा आपने 17 में है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो अगर आपको आगे जाना है, यूनियन में क्या 343, आर्टिकल 343 बोलता है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो है हमारी लैंग्वेज है यूनियन की, ठीक है। अब इसके अलावा हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से हैं, यानी कि अगर हम कहीं दूसरे स्टेट में, मान लीजिए मैं अभी उत्तराखंड में बैठ रखा हूँ, अगर मैं कर्नाटका में जाऊंगा तो वहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी जो फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है बहुत जगह, आजकल तो इंग्लिश भी चलती है दिल्ली हाई कोर्ट में जैसे। लेकिन अगर आप कर्नाटका में जाएंगे तो वहाँ कन्नड़ा लैंग्वेज चलती है, ठीक है। तमिलनाडु में जाएंगे तमिल चलेगी, उड़ीसा में जाएंगे उड़िया चलेगी, ठीक है। गोवा साइड जाएंगे मैथिली चलेगी, सॉरी बिहार साइड जाएंगे मैथिली चलेगी, गोवा में कोंकणी चलेगी, नेपाली चलती है आपकी दार्जिलिंग साइड, तो इस एक बार को देख लेते हैं हम लोग। असमीज चलती है असम में, बंगाली चलती है बंगाल में, बोडो कहाँ चलती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बोडो चलती है आपकी असम साइड, नागालैंड साइड, ठीक है। अगर जहाँ भी मैं गलत बोलूंगा आप कमेंट करिए, आपका मेन पर्पज होना चाहिए एग्जाम निकालना, ठीक है। डोगरी हिमाचल प्रदेश साइड चलती है, डोगरी कश्मीर साइड। गुजराती आपकी गुजरात में, हिंदी आपकी नॉर्थ इंडिया में मोस्ट पार्ट्स में हिंदी चलती है। कन्नडा कर्नाटका में चलती है, कन्नड़ा लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद कश्मीरी चलती है आप कश्मीर में ऑब्वियसली, और कोंकणी चलती है आपकी
गोवा साइड, कोंकणी। मैथिली चलती है बिहार में। मलयालम चलती है केरला में। ठीक है, केरला में मलयालम चलती है। मणिपुरी चलती है मणिपुर में। मराठी चलती है महाराष्ट्र में। नेपाली चलती है दार्जिलिंग और उस साइड। ठीक है। हालांकि उत्तराखंड में भी चलती है, लेकिन बस इसकी बोली है, यहाँ पे कोई लिपि लिखित नहीं है। ठीक है, बस जो लेबर क्लास वगैरह आते हैं वो सब बात करते हैं इसमें, और ये सब चलता है काफ़ी अच्छे लेवल में, लेकिन इसकी कोई लिपि नहीं है यहाँ। इसीलिए ये जो है मेन दार्जिलिंग एरिया में चलती है। उड़िया आपकी उड़ीसा में चलती है। ठीक है, पंजाबी आपकी चलती है पंजाब में। संस्कृत कहाँ चलती है? संस्कृत भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बहुत अच्छा टॉपिक है। संस्कृत हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश नहीं है। ठीक है, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। संथली कहाँ चलती है आपकी? संथल्स। संथल वाला जो अब चैप्टर हमने पढ़ रखा है, अभी सॉरी पढ़ा नहीं, स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे हम लोग। संथल ट्राइब थे, संथल ट्राइब होते हैं। ठीक है। तो अंग्रेजों ने इनको मारने की बहुत कोशिश की, मार नहीं पाए इनको, लेकिन लास्ट में क्या किया इनने? अंग्रेज आए, इनसे बोला भाई ये टेरिटरी तुम ले लो। डामिनी कोर करके ट्राइब, डामिन डैश आई डैश को, डामिनी को। तो ये गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला भैया तुम यहाँ रहो आराम से, यहाँ तुम अपना पूरा राज संभालो, लेकिन इसका तुमको टैक्स या फिर कुछ पैसा देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो पहले वो बहुत खुश थे, उसके बाद जब उन्हें बहुत पैसा देना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो चिढ़ने लग गए, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को मार गिराया एक बार वहां से भी। ठीक है। तो मदारी पासी, ये सब कुछ कुछ संतल के बहुत अच्छे लीडर्स हैं, वो आगे पढ़ेंगे। आगे सिंधी। सिंधी लोग वो हैं जो पाकिस्तान से आए हैं इंडिया में, ठीक है, पार्टीशन के बाद। तो ये कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है ये भी देख लीजिए। तमिल तमिलनाडु की ऑफिशियल, तेलुगु है आंध्र प्रदेश की। उर्दू, उर्दू भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। ठीक है। टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। तो आप ये देख लीजिए कि इंग्लिश नहीं है और संस्कृत है। इसीलिए कुछ कुछ जैसे ऐसी लैंग्वेज होंगे ना जो बहुत फेमस भी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी वो। तो वो आपके एग्जाम में आएगा, आपको लगेगा ये तो ऑप्शन हो ही सकता है, ऑफिशियल लैंग्वेज है कौन सी नहीं है। आपको पता होना चाहिए चीज़। आगे है सिक्किम। सिक्किम से हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। तो सिक्किम हमारा एसोसिएट स्टेट बना था 35th अमेंडमेंट के साथ। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, सीएबी में आ रखा है, दो क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें। दूसरा ये है, यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट हुआ ये 36th अमेंडमेंट के साथ। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग लड़ते रहते हैं, कभी 35th है इसका आंसर, 36th है इसका आंसर, ये है। एसोसिएट हमारा स्टेट बना 35 के साथ, और यूनियन ऑफ इंडिया में आया 36 के साथ। 98th अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा है वो है 371 जे, स्पेशल पावर जो स्टेट की है। जे है कर्नाटका के लिए। आपको मैंने बताया था 370 अगर जैसे जम्मू कश्मीर के लिए है, तो ऐसे ही नागालैंड के लिए 371 ए है। ठीक है, 371 ए नागालैंड के लिए है। बी आपका असम के लिए, सी मणिपुर के लिए, डी ऐसे ही आंध्र प्रदेश वगैरह के लिए। तो गोवा कर्नाटका ऐसे करके, तो जे जो है आपका कर्नाटका के लिए आया था 98 में। 99 जो है नेशनल जुडिशियल, एनजेएसी करके है, जो इसका फुल फॉर्म आपको बताऊंगा, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड है ये। ठीक है, जो आपका जिसमें बहुत टसल भी चलती रहती है कि भैया सिर्फ जजेस चुन सकते हैं क्या, कौन जज बनेगा या नहीं, या फिर बाकी भी कमीशन चुन सकता है। ठीक है। तो ये 99 आपका ये कवर करता है। 100 जो आपका इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट जो है 100। ठीक है, कुछ पार्ट इंडिया में बांग्लादेश के थे, वो थे जो बदला है, संधि किया है, वो 100 का है। 101 जो आपका जीएसटी है। 102 है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 103 है इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। 123rd अमेंडमेंट बिल है 102 का ही, और 103 का 124th अमेंडमेंट बिल है। केशवानंद भारती के हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकता कोई। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट में कोई अगर लॉ बदलना है, तो बिना स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से या फिर उसके लेजिस्लेचर की पावर की परमिशन से आप नहीं बदल सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको चेंज करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। बहुत सारी अलग दुविधा और है। गोलकनाथ केस कौन सा है? पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन, पार्ट 3 हमारे फंडामेंटल राइट को कवर करता है, हमने अभी पढ़ा ना। ऐसे लिंक करना है आपको, ठीक है, पार्ट 3 वो है। गोलकनाथ आपको, तो जब भी यहाँ पर को पार्ट 3 कवर करेंगे, पार्ट 3 अगर आपके दिमाग में आ रहा है, पार्ट 3 के साथ तुरंत आपको गोलकनाथ केस आना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स अगर आपके साथ आ रहे हैं, पार्ट 3 सीधे फंडामेंटल राइट्स के साथ गोलकनाथ वाला केस आना चाहिए दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। मिनरवा मिल्स, टू अचीव डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी ओवर रिटन। अगर हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को अचीव करना है, जैसे कि इसमें बोला है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे भी बोल रखा है, लेकिन अगर डीपीएसपी का जैसे इन्वायरमेंट को हमको बचाना है, या फिर कुछ ऐसा है, तो इस चीज़ को हमको पूरा करने के लिए फंडामेंटल राइट को हम हटा नहीं सकते अपने, ओवर राइड नहीं कर सकते उसको। ठीक है, उसको ओवर स्टेप नहीं कर सकते, उसको पीछे छोड़ के हम इसको प्रेफरेंस नहीं दे सकते। और मिनरवा मिल्स केस में ये भी हुआ था कि प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड की टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी अच्छा केस लॉज आपका है। चंपकम दोडई राजन वाला केस जो है फर्स्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड है, रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ये बोलता है कि इन कन्फ्लिक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल। जैसे यहाँ पर को हमने ऐसा बोला था कि फंडामेंटल राइट को ओवरस्टेप कर सकता है डीपीएसपी, नहीं कर सकता डीपीएसपी। और यहाँ ऐसा बोला है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएस की मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट कोई होती है, कोई दिक्कत, कोई इन दोनों में कॉम्पिटिशन टाइप का आप समझ लीजिए कि परेशानी हो रही है, तो फंडामेंटल राइट को हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। अब
ये है के एम नानावती वाला केस जो है, वो रुस्तम वाला आपने मूवी देखी होगी, नेवी ऑफिसर रहता जो, वो वाला के एम नानावती वाला केस है, डबल शॉट मारता है इसमें वो एक साथ। इंदिरा सोनी केस है, बैकवर्ड क्लासेस, क्रीमी लेयर, ओबीसी वगैरह कवर करती हैं। मधुलिमाए जो है स्टेट इमरजेंसी के ऊपर है। सज्जन सिंह वाला केस भी है, लेकिन मैंने इसका आंसर लिखा नहीं है अभी, तो आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, क्या पता आपके एग्जाम में आए। विशाखा वाला केस जो है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है, एक किसी वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था ऑफिस में, तो उसके ऊपर ये केस था, और ये बहुत फेमस भी हो गया था उसके बाद। ठीक है, आरसी कूपर वाला जो केस है, बैंक नेशनलाइजेशन के ऊपर केस है ये। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो है फजल अली की थी, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में भी आ रखा है। आईआर कोलो जो है नाइन्थ शेड्यूल केस की हो तो हुलोहन एंटी डिफेक्शन, यानी कि अगर किसी मिनिस्टर ने डिफेक्शन किया है कि नहीं किया है, कौन पता करेगा? स्पीकर के पास पावर है। स्पीकर के बाद आप किसको अपील कर सकते हो? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, सारा की हो तो हुलोहन में आ रखा है। तो एक बार सीएपी 2019 में क्वेश्चन आया था कि हु इज द हाईएस्ट, मतलब कि फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर देयर इज अ डिफेक्शन और नॉट। तो इसमें स्पीकर आंसर था, या सुप्रीम कोर्ट आपको बताना है, क्योंकि मैंने पहले भी क्वेश्चन डिसाइड ये डिस्कस कर रखा है। ठीक है, सीबीआई एकेडमी आपकी गाजियाबाद में है, 1996 में बनी थी ये। बस आपको मेन नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए कल आप सीबीआई में काम करने लग गए, डिफेंस में नहीं हो पाए, तो अभी से आपको बताना चाहिए गाजियाबाद में है। आपके एग्जाम में कभी कभी आता है। ठीक है, नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ है? एक बार आ रखा था ये। इसीलिए मेक श्योर करें कि आपको ये अकेडमीज वगैरह पता हो। आजकल कहीं से भी पूछ दे रहे हैं एग्जाम में। पार्लियामेंट्री कमिटीज, इन केस द स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ द कमिटी ही बिकम्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कमिटी। अगर पार्लियामेंट इस कमेटी में ये बनता है, स्पीकर चेयरमैन बनता है किसी भी कमेटी में, तो उस कमेटी का चेयरमैन एक्स ऑफिशियो अपने आप ही बन जाता है स्पीकर। अगर ये मेंबर होगा तो चेयरमैन बन जाएगा, सीधे सीधे इतना कहना चाह रहे हैं। आगे है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी। सीएजी क्या करता है, कितना खर्चा क्या हुआ, कितना क्या क्या खर्चा किया गवर्नमेंट ने, ये सब इसकी पूरी रिपोर्ट बनाता है सीएजी, प्रेसिडेंट के बोलने पे। फिर वो प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को हाउस के सामने रखता है, लोकसभा या राज्यसभा के सामने। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है कि सीएजी ने रिपोर्ट ठीक बनाई है कि नहीं बनाई है देखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एस्टिमेट्स कमेटी। ये मैंने सिर्फ एक लाइन में आपको लिख रखा है ना, आप इसके अलावा खुद से भी लक्ष्मीकांत वगैरह बुक से पढ़ सकते हैं। मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वरना सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो 4 महीने में कवर नहीं हो पाएगा आपके। एस्टीमेट कमेटी है, सीएपी 2018 में क्वेश्चन आ रखा है कि मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई ओनली लोकसभा, राज्यसभा का कोई मेंबर इसमें नहीं होता है, सीएपी 18 में क्वेश्चन आ रखा है। बार बार दोबारा क्वेश्चन इसी से आएगा कि ऐसी इनमें से कौन सी कमेटी है जिसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। ऑप्शन आपका एस्टीमेट कमेटी होगा। आप चकरा जाएंगे यार, सेम क्वेश्चन दोबारा कैसे आ गया, इसीलिए मेक श्योर करें आप बार बार रिवाइज करें इनको। एक्सक्यूज मी। टू एग्जामिन द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमिक एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये काम इसका रहता है एस्टिमेट कमेटी का। जैसे ऊपर सीएजी की रिपोर्ट वो देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऐसे ही बजट से रिलेटेड काम देखते हैं एस्टिमेटेड कमेटी में। ठीक है, हमने पहले पढ़ रखा है कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, पीपल्स मूवमेंट क्या होता है, सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है, प्रमोशनल मूवमेंट ग्रुप क्या होता है। एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है हमने, तो दोबारा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप एक बार बस देख लीजिए क्या है। उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो जो फ्री सीडीएस कोर्स वाला है, इसका फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट सीरीज आपको जो है वो देखेंगे, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब सिटीजनशिप वाला पार्ट हमने पीछे अच्छे से पढ़ रखा है, आपको हम देखते हैं कैसे कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है आपको। वैसे भी अगर आप थोड़ा बहुत देखना चाहते हो, इसमें ये लिख रखा है सिटीजनशिप के 3 तरीके। खुद पैदा होना चाहिए यहाँ, आइदर उसके पेरेंट्स और या तो एक तो ये है कि खुद यहाँ पैदा होना चाहिए, दूसरा उसके दोनों माँ बाप में से एक इंसान यहाँ पैदा होना चाहिए, तीसरा ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, 5 साल से, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के 5 साल से पहले यहाँ का रेसिडेंट होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है सिटीजनशिप की। ठीक है, अब ये ट्रेंडिंग टॉपिक जब मैं तैयारी कर रहा था 2020-21 के टाइम पे, उस टाइम का है ये, एंटी डिफेक्शन लॉ। बहुत उस पे था न्यूज़ में, क्योंकि किसी किसी मिनिस्टर ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आने लग गए थे लोग। तो ये है 52nd अमेंडमेंट 1985, 10th शेड्यूल में कवर्ड। अभी आगे हम शेड्यूल भी करेंगे, 12 शेड्यूल जो है हमारे। 91st अमेंडमेंट 2003, ये आप 3 चीज़ याद रखिए। ठीक है, आपके एग्जाम में आएगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कैसे कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाता है पार्टी। मान लीजिए आप इलेक्शन बन के, इलेक्शन से जीत के आप पार्लियामेंट में चले गए, उसके बाद अगर आपको वहां से हटाना है, डिस्क्वालीफाई कर देना है, कैसे हो सकता है? एक तो ये है कि वो खुद से ही वॉलेंटरीली मेंबरशिप नहीं देता है, यानी कि अपनी सदस्यता त्यागता है, त्याग पत्र देता है कि भैया मैं आज से मेंबर नहीं हूँ पार्लियामेंट का, एमपी नहीं हूँ। ये लिख के वॉलेंटरशिप, खुद ही वॉलेंटरी, यानी कि खुद स्वेच्छा से देता है। इफ ही abstains from voting without obtaining prior permission, एंड सच एक्ट इज नॉट कंडोन्ड बाय पार्टी विद इन 15 days। अगर वो खुद से किसी चीज़ पे, किसी सब्जेक्ट पे वोट देने से मना करता है बिना पार्टी की परमिशन के, और उसका ये एक्ट 15 दिन में माफ ना किया गया पार्टी के द्वारा, कंडोन यानी कि माफ, तो ये दूसरी कंडीशन है, इसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। पहला तो ये कि खुद से ही त्याग पत्र दे दे,
दूसरा ये कि वो गायब रहे, वोट वोट ना करे, जो मेन काम करे उसको अवॉइड कर रखा है वो ना करे। उसके अलावा पार्टी भी उसको माफ ना करे उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसके एक्ट को, तो कर सकता है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स बिकम डिस्क्वालिफाइड इफ दे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन। ठीक है, इंडिपेंडेंट मेंबर्स अगर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो खुद से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर डिस्क्वालीफाइज गेट्स डिस्क्वालीफाइड इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ डेट ही टेक सीट। नॉमिनेट कर रखा है, 6 महीने के बाद अगर वो सोचता है कि मैं यहाँ जाऊंगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर वो किसी भी ही में ज्वाइन एनी पार्टी। अब डिसाइडिंग अथॉरिटी, अब डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है कि भैया एंटी डिफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपके एग्जाम में CAP 2019 में आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर इन Quixote Holohan case held that presiding officer acts as a tribunal and it can go to high court and supreme court। समझ गए? मान लीजिए किसी को डिफेक्शन हुआ, पास हो गया भैया, ये डिफेक्ट हो गया है, स्पीकर डिसाइड करेगा डिफेक्शन किया है कि नहीं किया है इसने। डिफेक्शन यानी कि ऐसी गलती जो मतलब इनमें से एक कोई कंडीशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो ट्राइब्यूनल की तरह देखता है। तो ट्राइब्यूनल को ट्राइब्यूनल का ये एक्शन यानी कि स्पीकर का ये एक्शन चैलेंज करने के लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ये आपका CAP 2019 में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, इसके प्रोविजंस 91st अमेंडमेंट 2003 में है। और ये कुछ कुछ कंडीशन है, आप एक बार डीप में पढ़ेंगे तो जाके आपको समझ में आएगा। इंक्लूडिंग PM, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। अच्छा, ये अलग चीज़ है, यहाँ तक का हो गया आपका कियोतो हॉलोन वाला। 91st अमेंडमेंट एक्ट जो है, ठीक है, ये बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स 15% ऑफ लोकसभा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अ मेंबर हु इज डिस्क्वालिफाइड शेल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड एज अ मिनिस्टर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई है तो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एक बार तो। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग CM मस्ट नॉट एक्सीड 50% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये 91st अमेंडमेंट में आ रखा है। ये आपके एग्जाम में भी 3 बार आ रखा है क्वेश्चन, 3 बार सेम क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या है, 12% से ऊपर। तो आपको दोनों चीज देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, एक बार आप ये बस देख लेना, 15% लोकसभा, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। और यहाँ 15%, और नॉट बी लेस देन 12 लोग। तो आप ये दोनों चीज कंफर्म कर लेना। और ये वाला जो है, ये तो आपके एग्जाम में 3 बार आ रखा है पहले ही। हो सकता है चीफ मिनिस्टर आ जाए, एक बार पहले आ रखा है वही क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर टर्म ऑफ ऑफिस नॉट फिक्स्ड, इट इज स्टिल द प्रेजर ऑफ गवर्नमेंट। पर ये नहीं कि गवर्नमेंट कभी भी उठा के फेंक सकता है इसको। मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी कि हम मेजोरिटी अगर दिखा देगा चीफ मिनिस्टर, तो उसको हटा नहीं सकते। ठीक है, चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 164 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। गवर्नर जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट होता है। एक स्टेट का फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट सिटीजन जो है गवर्नर होता है। जैसे ही देश का पूरा फर्स्ट जो सिटीजन है वो प्रेसिडेंट है, ऐसे एक स्टेट का गवर्नर रहता है। इसको डे ज्यूरे भी बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। CM जो है चीफ मिनिस्टर, वो है रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। इसको डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं। इट इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्टेट के हैं, ये गवर्नमेंट के हैं। When no party has a clear majority in the assembly, governor may exercise his personal decision. He usually appoints leader of largest party as CM and asks him to seek a vote of confidence within 1 week। एक वीक के अंदर इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इकट्ठा करना रहता है। और जब नो किसी एक पार्टी की असेंबली में, जैसे मान लीजिए असेंबली में कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं है, ठीक है, किसी मेजोरिटी भी नहीं है। अब इलेक्शन हुए, मान लीजिए दोनों ऐसे इलेक्शन ऐसे हुए हैं कि कोई एक मेजोरिटी से, कोई बहुमत से नहीं जीत पा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये देखेगा कि जो गवर्नर ये देखेगा कि जो लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, उसका लीडर अपॉइंट करेगा एक, और उससे बोलेगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस असेंबल कर ले, सीख कर ले। 1 महीने के अंदर, 1 महीने का टाइम उसको मिलता है। A person not a member of assembly can be appointed as chief minister for 6 months. Within this time, he has to be elected to the state legislature। ठीक है, अगर कोई असेंबली का मेंबर भी नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। गवर्नर अगर उसको बोले कि हाँ ये बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर इसको इलेक्ट होना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर में। ऐसे ही सेंटर में भी होता है, PM बन सकता है, 6 महीने के अंदर उसको हाउस में बन जाना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर में बी ए मेंबर ऑफ टू एनी ऑफ द टू हाउसेज, यूजुअली लोअर हाउस में रहता है ये। ठीक है, विधानसभा में रहता है, विधान परिषद में नहीं रहता है। गवर्नर जो है वो दिलाते हैं चीफ मिनिस्टर को। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। इफ ही लूजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, ही मस्ट रिजाइन और गवर्नर कैन डिसमिस हिम। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी सरकार के लिए रहता है कि वो असेंबली या हाउस का कॉन्फिडेंस रखे अपने पास। ठीक है, और once he loses the confidence, he loses the seat also। चीफ मिनिस्टर द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियसली सबसे हेड है एग्जीक्यूटिव का गवर्नमेंट का, तो ये चीफ स्पोक्स पर्सन तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को लेकर न्यूज़ में आ रखा था। इसको CIC+10 IC रहता है, इसमें हमने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, टर्म जो है 5 साल का रहता है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड फॉर CIC एंड IC
तो पहले क्या था, पहले ये था कि अच्छा, ये जो आरटीआई अमेंडमेंट 2019 में हो रखा है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का, उसमें ये है कि पहले 5 साल का टर्म था, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इन दोनों के लिए कि कितने साल का इनका टर्म है। सैलरी पहले ऐसा था इलेक्शन कमिश्नर की, जैसे जैसे इलेक्शन कमिश्नर की जितनी सैलरी थी उतनी सैलरी इनको मिलती थी। अब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कितने मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर वाला टॉपिक है, सरकारी कमीशन से गवर्नर का सीट हमने देखा था। 35 ईयर्स ऑफ एज, सेम प्रेसिडेंट में भी 35 साल चाहिए, गवर्नर के लिए प्रेसिडेंट 35 साल चाहिए। गवर्नर हमारा फर्स्ट सिटीजन रहता है स्टेट का। आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डिफिनेशन है। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट, सेम पर्सन एज अ गवर्नमेंट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। एक ही इंसान दो या दो से ज्यादा राज्य के लिए गवर्नर रह सकता है, और प्रेसिडेंट ये डिसाइड करेगा कि किसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। दोनों स्टेट से बराबर रेवेन्यू ले सकता है सरकार, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कितनी कौन सैलरी देगा कौन सा स्टेट। ठीक है, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड इट इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सबऑर्डिनेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पसंदीदा इंसान को यहाँ पर को अपॉइंट कर दिया है, तो ये उनका कहना मानेगा या फिर उनके हिसाब से चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नर एक खुद का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस चलाता है, और किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट काम वो नहीं करता है। ठीक है, इट शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। अगर मैं उत्तराखंड का हूँ, कल के दिन मैं गवर्नर बनूंगा तो उत्तराखंड में नहीं आऊंगा, या तो मैं कर्नाटका जाऊंगा या गोवा, बाकी साइड जा सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में नहीं, क्योंकि जो इंसान जहाँ से बिलोंग करता है वहाँ वो नहीं बन सकता है। प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर टू अपॉइंट गवर्नर, प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर कंसल्ट करते हैं कि भैया इनको अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सजेशन लेते हैं। ठीक है, सीडीएस 2020 में क्वेश्चन आ रखा है कि आफ्टर 2 मंथ्स नोटिस सिविल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट गवर्नर। ठीक है, ओथ प्रेसिडेंट की तरह रहता है कि इनको भी डिफेंड और प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। इन हिज एब्सेंस चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज टू एडमिनिस्टर ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर कभी नहीं रहेंगे तो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट, ये देखते हैं उनका ऑफिस। आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ नो पार्लियामेंट्री, सॉरी, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स, जैसे प्रेसिडेंट के पास रहती है ना, वो पावर्स इनके पास नहीं है। सी डी एस 2018 में आ रखा है, इस बार भी आपके एग्जाम में आ रखा है सी डी एस 2023 में भी। तो बार बार क्वेश्चन रिपीट होने हैं, आप बस देखिए कहाँ कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, उसके आसपास पढ़ना है आपको। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट ही एंजॉयज एग्जीक्यूटिव पावर्स एज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ओवर रूल कर लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है स्टेट को, तो उस टाइम पे क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर चलाता है, वो पावर एंजॉय करता है प्रेसिडेंट की तरह। ठीक है, और प्रेसिडेंट का एजेंट की तरह काम करता है उस टाइम पे। ही नॉमिनेट्स 1/6 मेंबर टू द काउंसिल एंड 1 एंग्लो इंडियन टू द असेंबली, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। डिसाइड्स ऑन क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के साथ, जैसे प्रेसिडेंट करता है इलेक्शन कमीशन के साथ, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के साथ गवर्नर डिसाइड करता है। He determines amongst payable by government of he determines the amount payable by government of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, AMTM। इसमें मणिपुर नहीं है। ठीक है, बार बार AMTM वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है, ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेंबर है कि स्टेट के मेंबर, स्टेट मेंबर्स हैं इसमें। ऑटोनोमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है, इसमें 4 स्टेट्स हैं। ही डिसमिसेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव मेजोरिटी। वो चीज़ बार बार रिपीट हमने कर रखी है। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल्स न्यूज़ में थे, एंग्लो इंडियन वाले, सिटीजनशिप, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, 6 शेड्यूल, और इनर लाइन परमिट जो मणिपुर के पास उस टाइम पे काफी न्यूज में चल रहा था। यूनियन टेरिटरीज हम देख ही रखी है। आगे बढ़ते हैं, एंग्लो इंडियंस। आप सबको पता है कि जब एक टाइम पे जैसे आपका ब्रिटिश हो गया, फ्रेंच हो गए, है ना, डच है, ये सब जब भारत में थे ये लोग, कोई भी इंसान थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स वगैरह, तो क्या हुआ, इनके क्या हुआ, इनकी इनने यही शादी करी, भारत में शादी करी। जो इनकी वाइफ थी वो इंडियन थी, लेकिन ये लोग खुद अंग्रेज थे। तो जब इन पे हमला हुआ, जब भगाए गए भारत से, तो इनने क्या, 20 बच्चों को यहीं छोड़ गए। ठीक है, यहीं छोड़ गए तो यहीं रहे। अब इनका हनन ना हो करके एक एक इंसान को हम नॉमिनेट करते हैं गवर्नर साहब, यहाँ के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ऐसे ही प्रेसिडेंट साहब सेंट्रल हाउस में भी इनको अपॉइंट करते हैं, लोकसभा में। तो ये देखने के लिए कि इनका राइट कहीं दबे ना, एक इंसान को अपॉइंट किया जाता है, उसका नाम होता है, ये जो इनका ध्यान देखता है, एंग्लो इंडियंस, वहाँ पे पार्लियामेंट में वो ध्यान देते हैं। ठीक है, ये खुद भी एंग्लो इंडियंस है। ठीक है, ये क्या बोलता है, आर्टिकल 366 क्लॉज 2, अ पर्सन हुज फादर और एनी ऑफ हुज मेल प्रोजेनिटर्स वॉज यूरोपियन डिसेंट। ठीक है, विदेशी, बट हु इज नॉट डोमिसाइल्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट फॉर, हु इज डोमिसाइल्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट फॉर टेम्पररी पर्पसेस। यानी कि ऐसा इंसान जिसके पिताजी
या एक इंसान जो बाप नहीं है लेकिन जो मेल समझ लीजिए, वो बाप ही, ठीक है, जो यूरोप से थे या फिर जो विदेश थे, जो अंग्रेज थे, लेकिन उनका डोमिसाइल इंडिया का होना चाहिए, लेकिन टेम्पररी पर्पज के लिए नहीं, परमानेंट के लिए होना चाहिए, तो एंग्लो इंडियन के अंदर कैटेगरी में आ जाएगा। दिस प्रोविजन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2020 बाई 95th अमेंडमेंट 2009। ये बढ़ते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। आर्टिकल 333 है, द गवर्नर इज ऑफ ओपिनियन दैट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नीड्स रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ही में नॉमिनेट वन मेंबर टू द असेंबली, और हमेशा करते ही हैं। ऐसे ही प्रेसिडेंट 2 लोकसभा में करते हैं। सिटीजनशिप पार्ट 2 है, आर्टिकल 5 से 11 तक कवर होता है। आपका CDS 2018 में ये क्वेश्चन आ रखा है। At the time of commencement of its constitution, every person who has his domicile in territory of India, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, शुरू हुआ, कोई भी ऐसा इंसान जिसका इंडिया का डोमिसाइल है, जो यहाँ का नागरिक है, या तो यहाँ पैदा हो, उसके साथ साथ उसमें से माता पिता में से एक इंसान भारत का हो, उसके बाद ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 5 साल पहले से, ये 3 कंडीशन है भारत का सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी, यानी कि भारत का नागरिक वो कहलाएगा। ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल है, इसमें इट डज नॉट इंक्लूड आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM नहीं है, यानी कि मणिपुर है इसमें, फिफ्थ शेड्यूल में। गवर्नर टू सबमिट रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, ये स्पेशल एरियाज हैं, इसीलिए इनको इंपॉर्टेंस दिया है ताकि ये सेफ रहे, इन लोगों का फंडामेंटल राइट्स है। अगर यहाँ कुछ कुछ कानून लागू नहीं होता है तो ये इन लोग को ऐसे इनकी लाइफ इतनी ईजी रहे, सॉर्ट आउट रहे, कि मतलब इनको जिंदगी जीने में दिक्कत ना हो, कोई परेशान ना करे बाहर का इंसान आके। इसीलिए इन एरियाज को बहुत प्रिजर्व करके रख रखा है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ आपको वहाँ की लैंड आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि जो वहाँ का रीजन है, वहाँ का लोकल इंसान है, वो फिर उसके पास कुछ रहेगा नहीं काम करने को। ठीक है, आप वहाँ जा सकते हो, आप अगर आप वहाँ के नहीं हो तो आप वहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकते हो। गवर्नर टू सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, फिफ्थ शेड्यूल की जो गवर्नर की रिपोर्ट होती है, प्रेसिडेंट के पास जाती है हमेशा। ऐसे ही CAG अपनी रिपोर्ट देते हैं। फाइनेंशियल, उसमें जो स्टेट जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन जो 240 आर्टिकल में, नॉट रॉन्ग, तो वो वाला रिपोर्ट अपनी देते हैं। अलग अलग इंसान अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, आगे हम वो भी पढ़ेंगे। गवर्नर मेक्स regulations and may be public notification, may by public notification direct any act of the parliament, state legislature shall not apply to this part। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो अपना रेगुलेशन बना सकती है, उसके अलावा कोई पब्लिक नोटिफिकेशन रिलीज कर सकती है, और ये बता सकती है कि ये एक्ट जो पार्लियामेंट का है इस एरिया में ना लगे। ठीक है, वो स्पेशल एरियाज हैं, क्योंकि बहुत बच के रहते हैं लोग, बहुत अपने ट्राइब और अपने फॉरेस्ट वगैरह को बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि बाहर का इंसान इंटरफेयर ना करे, तो इनको ऐसे ही रहने का मौका देते हैं लोग। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 में कवर होता है, आपने पहले डिसाइड ये कर रखा है डिस्कस। आर्टिकल 244 बोलता है, द प्रोविजन ऑफ सिक्स शेड्यूल शेल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें मणिपुर नहीं है। तो सिक्स शेड्यूल कब होगा, कब सिक्स शेड्यूल में कौन कौन आएंगे, ये 4 आएंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम में 2 बार आ रखा है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ 2 बार 3 बार, मैं आपको सही बोल रहा हूँ, हमको याद है चीजें 2 बार आ रहा है, क्योंकि मैं डेली आपके इंस्टाग्राम में क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आप ये याद रखना कि भैया सिक्स शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, इसके तुरंत लिख लीजिए कौन कौन से 4 स्टेट्स हैं। सिक्स शेड्यूल के बारे में बोल रखा है कि इट वाज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1949 टू प्रोवाइड लिमिटेड ऑटोनॉमी टू ट्राइबल रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रीजन को लिमिटेड पावर देके, लिमिटेड ऑटोनॉमी देके करने के लिए सिक्स शेड्यूल लाए थे। इट वॉज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ बारादोलोई कमिटी, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, सिक्स शेड्यूल जो बेस था वो उसका रिपोर्ट के बेस पे था, बारादोलोई कमेटी के बेस पे। बारादोलोई कमेटी फॉर्मुलेटेड शेड्यूल्स विच इंक्लूडेड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। अब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू हैव अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्टिंग नॉट मोर देन 30 मेंबर्स। इसमें 4 तो गवर्नर रिकमेंड नॉमिनेट करेंगे, और 26 जो है इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होंगे। ईच ऑटोनोमस रीजन हैज़ अ रीजनल काउंसिल। अब इसमें जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, इसमें पावर इनकी खुद की रहती है। इसमें गवर्नर की पावर क्या है, गवर्नर की पावर इसको लेके क्या है, इट कैन रिकॉग्नाइज द बाउंड्रीज ऑफ ट्राइबल एरियाज, ही कैन क्रिएट अ न्यू ट्राइबल एरिया और डिमिनिश और इंक्रीज एरिया ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, ठीक है, उसमें जो है एरिया छोटा बड़ा करना, इन सब गवर्नर कर सकता है इसको। एक एरिया को न्यू ट्राइबल एरिया बना सकता है, किसी एरिया को डिमिनिश कर सकता है, हिस्सा बहुत कम कर सकता है उसका, या बढ़ा सकता है, जैसा उसको सही लगे। He can divide the area inhabited by different tribes into autonomous region, अलग अलग ट्राइब के लोगों को भी ऑटोनोमस रीजन में ये इनहेबिटेट कर सकता है। द गवर्नर कैन यूनाइट 2 or more autonomous districts और पार्ट देम, अलग अलग 2 बना सकता है, दोनों को एक साथ बना सकता है।
इट कैन ऑल्टर द नेम ऑफ एनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, कुछ नाम है तो नाम बदल के कुछ और रख सकता है। कैन फॉर्मुलेट कमिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है। तो ये सब पावर्स गवर्नर की इसमें है। अभी न्यूज़ में कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो ये उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थे, अभी शायद हो ना हो, इसलिए हम देखेंगे नहीं। तो आप ये देख लीजिए कि इस टाइम पे न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे ना, तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ने से आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आजकल कहीं इलेक्शन चल रहे हैं, राघव चड्ढा को दोबारा पार्लियामेंट में आने दिया, तो उसने क्या किया, पार्लियामेंट से बाहर होने के लिए ऐसा क्या किया, उसको हटाया गया था, या फिर क्या क्या दिक्कत थी, ठीक है। मेजोरिटी क्या होती है, बेसिक चीज़ आप न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगी एडिटोरियल का डेली पढ़ेंगे तो मेक श्योर दैट यू रीड द एडिटोरियल पार्ट एवरी डे। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो आपको बेसिक न्यूज़ में जो डेली अफेयर्स में चीज़ हो रही है आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब क्या है, यूनियन टेरिटरी कितनी है अभी, 8 है। डायरेक्टली गवर्न बाय द प्रेसिडेंट। अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली और पुडुचेरी, ये 3 जो टेरिटरीज हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्टर करते हैं इनको, ठीक है। और जो दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़, ये 3 जो हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेटर देखता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी 28 8 है, स्टेट है 28 आपके। तो आर्टिकल 5 बोलता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 बोलता है सिटीजनशिप टू दोज हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब इसके अंदर ऐसा नहीं कि सीधे पाकिस्तान से यहाँ आगे तो बन जाएंगे, कब आए, कि क्या उनकी हिस्ट्री थी, उनमें से एक माँ बाप क्या थे, ए टू जेड सब बहुत कुछ देखनी पड़ती है। आर्टिकल 6 में जब डिटेल कवर करोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया कैसे नागरिकता मिलती है भारत की। पहला तो यही, जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था उसके उस टाइम पे सिटीजनशिप कैसे आर्टिकल 5 में डील है। आर्टिकल 6 में ये डील कर रखा है कि जो पाकिस्तान से भारत आए थे, जैसे सिंधी लोग हो गए, पंजाबी लोग हो गए, तो उनको सिटीजनशिप कैसे मिलनी चाहिए। उसके अलावा सिटीजनशिप टू द माइग्रेंट्स और टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को गए उनकी नागरिकता का क्या। सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भारत के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, उनके पास क्या स्तर से नागरिक है वो। आर्टिकल 9 बोलते हैं पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। अगर कोई इंसान खुद से यहाँ का, जैसे अक्षय कुमार है एग्जाम्पल, अभी तो पता नहीं उसकी सिटीजनशिप क्या है, अगर वो मान लीजिए बोलता है मैं कनाडा का हूँ, मैं यहाँ की मैं कनाडा की सिटीजनशिप लेता हूँ, अगर खुद से वहां जाके ले रहा है तो ये यहाँ की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली हट जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 10 बोलता है कंटिन्यूंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाई लॉ। ये आर्टिकल 5 से 11 तक कवर होता है, आपका सिटीजनशिप देखते हैं 8 5 से 11, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, तो मेक श्योर आप एक बार अच्छे से इनको देख लीजिएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कमेटी है वो गडगिल कमेटी, ठीक है। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जो केस लो है वो है सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडेड राइट टू एजुकेशन इन राइट टू लाइफ, ठीक है। द वर्ड फेडरल इज नॉट यूज्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं भी यूज नहीं है, इसको एक्सप्लेन कहीं नहीं कर रहा है। टेरिटरी विच बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 1947, 1947 में कोई इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद कौन कौन सी टेरिटरी पार्ट इंडिया का पार्ट बनी है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो फ्रेंच थे वो पौंडीचेरी से लेट गए थे, देर में गए थे, तो एटलीस्ट एक तो आपको पता है, बाकी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, सर्च करिए इसको, ठीक है। 9th शेड्यूल से हम फर्स्ट अमेंडमेंट लाए थे, तो ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ रखा है, सीए पेपर तो लगातार यही क्वेश्चन पूछता है, पता नहीं क्या अच्छा इतना लगता है उसको। 9th शेड्यूल सीधे लिंक करना फर्स्ट अमेंडमेंट, यही ऑप्शन होगा इसका। डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी, ये बुक है रुडोल्फ एंड रुडोल्फ की। आर्टिकल 350 ए जो है मदर टंग से रिलेटेड है, 350 ए, ठीक है। पुंची कमीशन आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन से है। लोकल लोकल स्टैंडाई रूल टू मूव कोर्ट वाज लिबरलाइज्ड बाय दिस केस, विच केस, आप भी सर्च कर लेना। लोकल स्टैंडाई होती है, मान लीजिए मैं कुछ पीआईएल या फिर कोई केस करने जा रहा हूँ किसी भी कहीं भी हाई कोर्ट में, मान लीजिए मैं किसी कुछ केस करना चाहता हूँ, तो लोग सबसे पहले कोर्ट मुझसे पूछती है आपका लोकल स्टैंडाई क्या है, आप कौन है, आपका रिलेशन क्या है इस चीज़ से, इस मैटर से जो आप इसको आपको दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले लोकल स्टैंडाई इंपॉर्टेंट होता है। तो लोकल स्टैंडाई रूल जो है कोर्ट को जाने के लिए, वो लिबरलाइज कौन से केस ने किया था आप ये देख लेना। मोंटेस्क्यू, जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं इसको, इट डिवाइडेड गवर्नमेंट इनटू रिपब्लिकन, मोनार्कियल एंड डेस्पोटिक गवर्नमेंट्स, 3 टाइप की गवर्नमेंट बताई थी इसने। आर्टिकल 368 अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की, जो है 26 जनवरी, ये तो काम का नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट पर्सन टू प्रोपाउंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, फ्रेडरिच हेगल। आर्टिकल 169 जो है अबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपका एक बार एग्जाम में आ रहेगा, सीडीएस के एग्जाम में, नहीं एनडीए में आ सकती है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 169 का। आप पता है वो याद बार बार इसलिए रहेगा कि आप एक तो चिपका के सामने चिपका लो लिख के, या आप बार बार डेली पढ़ो, तो सामने रखोगे अगर चिपका के तो बार बार इंसान की नजर वहां जाती है और याद रहता है। राजमन्नार कमीशन जो था तमिलनाडु गवर्नमेंट का, सेंट्रल स्टेट जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर था।
धार कमीशन लिंग्विस्टिक के ऊपर है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सीमलेस वेब। सनातनम कमीशन जो था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर था। 44th अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रेफर अ मैटर फॉर रिकंसिडरेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अशोक मेहता कमेटी, लोक अदालत, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक उस टाइम पे जब मैं तैयारी करता अभी शायद इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए न्यूज़पेपर डिसाइड करेगा कि ये इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ की नहीं। ठीक है, ये उस टाइम पे आर्टिकल्स न्यूज़ में थे। आर्टिकल 169 लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी हमने पढ़ा, अबोलिशन और क्रिएशन करने के लिए। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट्स एसेंट, साइन करता है। जैसे एक बार ये जो भारतीय न्याय संहिता और ये तीन अभी लॉ पास हुए हैं, साक्ष्य अधिनियम और नागरिक सेवा वाला जो तीन है, उनमें क्या होता है, मान लीजिए बिल है, यहाँ से लोकसभा में गए, लोकसभा में पास हो गए, इसके बाद राज्यसभा में गए, राज्यसभा से भी पास हो गए, इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अपना साइन करके इनको एक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का जो जे एसेंट है, साइन है, ये आर्टिकल 111 में कवर्ड है। यही चीज स्टेट में होता है, तो ये गवर्नर अपना आर्टिकल 200 में देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 101 और 102 एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, डिफेक्टिंग मतलब एक पार्टी से दूसरी दूसरी पार्टी में जाना, ये डिफेक्शन होता है। तो इसको रोकने के लिए आर्टिकल 101 और 102 है। आर्टिकल 138 है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो बजट का पूरा देखता है कि भैया कितना खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू क्या है, ये सब डिसाइड करके एक रिपोर्ट बनाता है जो प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को हाउस के सामने रखता है, तो CAG इससे रिलेटिव है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आर्टिकल 129 बोलता है कि हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं है। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की पावर है। मान लीजिए आपने कुछ छोटा छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, आपका कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपको कोर्ट ने आदेश किया कि भैया आप इस घर को मत बनाइए, रोक दीजिए, आपके काम में कंस्ट्रक्शन में स्टे लगा दिया, लेकिन फिर भी आप उस काम को बना रहे हैं और बनाते रह रहे हैं, बिल्डिंग बनाते रह रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो आगे तोड़ दे, वो पहले हाई कोर्ट भेजेगी केस को। हाई कोर्ट देखेगी कि भैया कंटेम्प्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कोर्ट के मानना अवहेलना हुई है कि नहीं कोर्ट के आदेश की। ठीक है, तो ये देखने के लिए हाई कोर्ट के पास पावर है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर। आर्टिकल 131 जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 249 व्हेन पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन अ स्टेट लिस्ट। आर्टिकल 49 बताएगा कब कब कर सकता है लेजिस्लेट। आर्टिकल 40 जो है पंचायत से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल्स, टोटल 12 शेड्यूल है। अलग अलग लोग अलग अलग तैयारी उससे याद करते हैं इसको, बहुत लोग टीयर्स ऑफ ओल्ड PM ऐसे भी याद करते हैं, तो आपको जिससे याद हो आप वैसे याद करिए। ठीक है, मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने 10 बार पढ़ा था इनको और मेरे को ऐसे लाइन से याद थे। फर्स्ट है शेड्यूल आपका, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हमारे कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं। जैसे आप देखेंगे पहले आर्टिकल भी इसी से लेके है। इंडिया दैट इज भारत, भारत इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। लिस्ट ऑफ स्टेट्स, शेड्यूल 1। दूसरा है सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स, यानी कि किसकी कितनी तनख्वाह होगी, प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, इन सब की सैलरीज और इमोल्यूमेंट्स कौन देगा, कौन शेड्यूल में डिफाइंड है, शेड्यूल 2 में। थर्ड है ओथ एंड अफर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बना, ठीक है, मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया अपॉइंट हो गए DY चंद्रचूड़ जी, उनको ओथ कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, तो ये ओथ का क्या क्या उसमें लिखा होगा या फिर कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है, थर्ड में। फोर्थ है अलोकेशन ऑफ सीट टू राज्यसभा। फोर है ना, आप देखिए कुर्सी के चार पांव होते हैं। ठीक है, तो ये कुर्सी है, यानी कि सीट, राज्यसभा कभी मत भूलना। फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल है कि 4 सीट राज्यसभा। पांचवा है और छठा एक जैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया और नॉर्थ ईस्ट। 5 और 6 एक साथ कवर्ड। शेड्यूल मतलब यानी कि दोनों एरियाज हैं, 5 और 6। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनिटीज, सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स, ओथ एंड अफर्मेशन, अलोकेशन ऑफ सीट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, कवर्ड। सेवेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट के थ्रू कौन किसके पास कितनी पावर है, सेवेंथ शेड्यूल ये देखता है। एट्थ शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 है, इसमें इंग्लिश नहीं है और संस्कृत है, अभी पढ़ा था हमने। नाइन्थ जो आपका है शेड्यूल वो है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, आर्टिकल 31B और नाइन्थ शेड्यूल देख लीजिएगा। एंटी डिफेक्शन, ठीक है, की हो तो होल होन वाला केस। एंटी डिफेक्शन में मेन अथॉरिटी जो है स्पीकर डिसाइड करती है कि डिफेक्शन है कि नहीं है, उसके बाद ये ट्राइब्यूनल की तरह एक्ट करता है, तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 11th जो आपका शेड्यूल है पंचायत का है, 73 टायर की ये होती है।
ऐसे ही म्यूनिसपैलिटी भी है 3 टायर की, बस दोनों का फ़र्क इतना है कि कितने लोग रहते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है और उनका काम करने का कौन सा तरीका है, किस चीज़ का काम करते हैं उसके बेसिस पे ये लोग म्यूनिसपैलिटी है या पंचायत है, इस पे वो दोनों में डिफ्रेंशिएशन होता है। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। अगली क्लास में या फिर अगली अगर हम नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे तो पॉलिटी के हम अभी पूरे पूरे टॉपिक नहीं हुए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो और डिटेल में पढ़ने बनते हैं, लेकिन अब मेरे को लिमिटेड वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि 20 से 30 मिनट की वीडियो बन जाती है, तो मैं बहुत जल्दीबाजी में बहुत चीज़ को स्किप भी कर दे रहा हूँ। तो मैं कुछ कुछ चीज़ कवर करके आपको छोटी छोटी वीडियोज़ लाऊंगा, शॉर्ट्स वगैरह ले आऊंगा यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा टेलीग्राम पे डेली मैं न्यूज़पेपर भेज रहा हूँ, वहाँ फॉलो करो। ठीक है? आपको वो देखना ही देखना है, डेली न्यूज़पेपर जो नहीं पढ़ेगा उसका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा यार, कितना भी पढ़ लो। आप ये मत सोचना कि मैं योजना पढ़ लूँगा, कुरुक्षेत्र पढ़ लूँगा वो किताब, या जो यूट्यूब पे लोग अपना बना देते हैं ना कि आज की ये है न्यूज़पेपर, आज के इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स ये हैं, उनका मतलब समझाते हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती तो वो वीडियो देखो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है, समझ में आता है कि इंग्लिश क्या बोलना चाह रही है, अगर आप समझ रहे हैं उसकी भाषा, खुद न्यूज़पेपर पढ़ो, आपकी खुद की समझ बनेगी, तभी तो खुद बनोगे यार कुछ। ठीक है? तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।